नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 17 मई 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी के लिए तो बेडिंग टॉपिक है, आप सबको मालूम है। तो इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 3 गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ट एयर सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर एरिया। देखिए साइक्लोन होता क्या है, बेसिक आइडिया में देता हूं आपको। देखिए मान लो ये ओशन सरफेस है। ओशन सरफेस का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, पानी जो है इवापरेट होता है। तो बेसिकली वार्म एयर ऊपर उड़ता है। तो वार्म एयर ऊपर उड़ते टाइम क्या होता है, जो नीचे वाला एरिया है इधर एक लो प्रेशर बनता है। ठीक है, ये लो प्रेशर बनने के कारण जो सराउंडिंग में जो कोल्ड एयर है वो अंदर की तरफ आता है। तो ये जो प्रोसेस चलता रहता है एंड ये जो वार्म एयर ऊपर उड़ता है इसमें मॉइस्चर होता है, क्योंकि पानी इवापरेट होता है। ये मॉइस्चर ऊपर जाके क्लाउड बनता है कि नहीं। तो एक क्लाउड की वजह से बारिश भी होता है। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, उसमें कई सारे फीचर्स भी आ जाता है, वो अलग बात है। देखिए, द एयर सर्कुलेट्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक होता है साइक्लोन्स और एक होता है एंटी साइक्लोन्स। ठीक है, ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होता है नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में। साइक्लोन्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है, राइट। और एंटी साइक्लोन्स जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये ध्यान दीजिएगा, राइट। साइक्लोन्स आर यूजुअली अकम्पनीड बाय वायलेंट स्टॉर्म्स एंड बैड वेदर। ये तो आपको मालूम ही है। When a tropical storm intensifies, air rises in vigorous thunderstorms and tends to spread out horizontally at the tropopause level. Once air spreads out, positive pressure at high levels is produced, which accelerates the downward motion of air due to convection. देखिए दोस्तों, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में या इसकी बेसिक के बारे में ज़्यादा जानने आप सर्च कीजिए हर्षित द्विवेदी नाम के साथ। चैनल में काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं साइक्लोन्स के बारे में, एंटी साइक्लोन्स के बारे में, देख लीजिएगा। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ इधर। यही समझ लीजिए हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड, जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म इंटेंसिफाई हो जाता है, एयर राइसेस इन विगरस थंडर स्टॉर्म्स एंड टेंड्स टू स्प्रेड आउट हॉरिजॉन्टली एट ट्रोपोपोस लेवल। जब ये ट्रोपोपोस लेवल तक पहुंचता है, जो एयर राइस होता है नीचे से, मतलब सर्फेस से, ओशन सर्फेस से जब ऊपर उठता है, जब ट्रोपोपोस मतलब ट्रोपोस्फियर का जो एंड है उधर तक जब पहुंचता है, तब ये स्प्रेड हो जाता है, राइट। A tropical cyclones begin to weaken in terms of its central low pressure, internal warmth and extremely high speeds as soon as its source of warm moisture begins to ebb or is abruptly cut off। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है, एक बार ये प्रोड्यूस होने के बाद जब तक ये कोल्ड एयर के ऊपर आ जाता है तब इसकी जो इंटेंसिफिकेशन है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब वार्म एयर ऊपर उड़ता है तब ये साइक्लोन होता है। जब अगर वार्म एयर ही नहीं रहेगा तो ये जो लो प्रेशर क्रिएट होता है वो कम हो जाएगा। इसलिए आपको ये दिखता है कि जब ये लैंडफॉल करते हैं, लैंडफॉल मतलब क्या है, जब साइक्लोन जो है ये लैंड की तरफ बढ़ता है, जैसे ही लैंड टच हो जाता है इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो मॉइस्चर नहीं मिल जाता है, वो लो प्रेशर नहीं मिल पाता है। सेम थिंग हैपेंस व्हेन इट गोज टू कोल्ड वाटर ऑल्सो। जब ये वार्म वाटर से साइक्लोन्स विंड की वजह से जब तक कोल्ड वाटर में जाता है वो लो प्रेशर ठीक से बन नहीं पाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। दिस हैपेंस आफ्टर इट्स लैंडफॉल और व्हेन इट पासेस ओवर कोल्ड वाटर्स। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो बता दीजिएगा। वैसे चैनल में अवेलेबल है साइक्लोन्स के बारे में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप स्टेटमेंट देख लीजिए। ए ट्रॉपिकल साइक्लोन बिगिंस टू वीकन इन टर्म्स ऑफ इट्स सेंट्रल लो प्रेशर व्हेन इट पासेस ओवर कोल्ड वाटर्स। बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। कोल्ड वाटर नहीं तो लैंड के ऊपर जाने से इसकी इंटेंसिटी जो है कम हो जाता है, बेसिकली लो प्रेशर बनना बंद हो जाता है। When a tropical storm intensifies, air rises in vigorous thunderstorms and tends to spread out horizontally at the tropopause level। ये मैंने आपको बता दिया। Air circulates in a clockwise direction northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere। ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि ये एंटी साइक्लोन के बारे में बताया हुआ है। ये जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंड क्लॉकवाइज साउथर्न हेमिस्फीयर में रोटेट होता है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। Question number 2. Consider the following statements with respect to direct seeding of rice DSR which are correct। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए।
आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इस तरह की फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी न्यूज़ आता है, इसके बारे में आपको कड़क आइडिया होना चाहिए। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे हर्षित सर ने एक बार आपको समझाया था डेली न्यूज़ में डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में होता क्या है, और एक बार मैं मेजर पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए डीएसआर में होता क्या है, प्री जर्मिनेटेड सीड्स आर डायरेक्टली ड्रिल इनटू द फील्ड बाय अ ट्रैक्टर पावर्ड मशीन। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा नॉर्मल पैडी कल्टीवेशन होता कैसे है। मान लो एक बड़ा सा फील्ड है, इधर सबसे पहले राइस सीड्स को जर्मिनेट करना होता है। अब जर्मिनेट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक नर्सरी में पूरे सीड्स को पानी के अंदर डुबा के जर्मिनेट करते हैं। अब आप सोचोगे पानी के अंदर रहने से ये ऊपर कैसे उठेगा या उठेगा कैसे। अब देखिए दोस्तों, राइस प्लांट्स में ऐसा ही कैपेबिलिटी है, पानी के अंदर सबमर्ज रहने से भी एक प्रोसेस के थ्रू वो ग्रो हो जाएगा, बेसिकली बड़ा हो जाएगा। जब वो एक पौधा तक हो जाता है, एक पौधे के साइज का हो जाता है, इसको इधर से रीलोकेट करते हैं, बेसिकली ट्रांसप्लांट करते हैं, इधर से उठा के पूरे पैडी फील्ड में लगा देते हैं। ठीक है, तो आज सीड्स उसमें लगाएगा नहीं, पूरा उसको पौधा बनने के बाद ही पैडी फील्ड में लगाएगा। ये होता है नॉर्मल पैडी कल्टीवेशन। अब आप सोच रहे होंगे ये पानी के अंदर डुबा के क्यों रखते हैं। देखिए दोस्तों, पानी के अंदर डुबा के रखने से क्या है, जो दूसरे वीड्स है वो मर जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। पर राइस का जो प्लांट है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, वो पानी के अंदर सबमर्ज रहने से भी ऊपर उठेगा। ठीक है, तो डीएसआर में होता है क्या, डीएसआर में ऐसा कोई फार्मिंग की जरूरत नहीं है, बेसिकली नर्सरी फार्मिंग की जरूरत नहीं है, ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्री जर्मिनेटेड सीड्स को ड्रिल करके लगाएगा फील्ड में। पर फार्मर्स को एक ही चीज करना होगा, लेवल देयर लैंड गिव वन प्री सोविंग इरिगेशन, पूरे लैंड को लेवल करना होगा। ठीक है, ये लेवलिंग के लिए भी वो एक मशीन की सहायता लेते हैं, बेसिकली एक लेसर पावर्ड मशीन है, उसमें एक लेसर सेट रहता है, बेसिकली एक ट्रैक्टर है। ठीक है, वो ट्रैक्टर में एक लेसर मशीन, मतलब ये लेसर से पूरा फील्ड को मैप करेगा, तो ये आगे निकलता रहेगा और पूरा देखेंगे कि लेवल है कि नहीं। अगर लेवल नहीं है, मान लो ये एरिया थोड़ा सा ऐसा है, तो ये ट्रैक्टर में एक बकेट टाइप का लगा रहेगा, वो ये पूरा ऊपर उठा हुआ एरिया को ऐसे ऐसे नीचे करेगा। ठीक है, अगर कोई गड्ढा है तो इसमें ये मिट्टी को इधर डाल देगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, पूरे जो एरिया को लेसर, देखो क्वेश्चन में लिखा है लेसर लैंड लेवलिंग, इसी को लेसर लैंड लेवलिंग बोलता है। लेसर लैंड लेवलिंग की सहायता से पूरी फील्ड को लेवल करना जरूरी है डीएसआर में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी ड्रॉबैक्स क्या है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए हर्बिसाइड्स यूज करना होता है डीएसआर में, बेसिकली देखो ये होता है क्या, मैं बताता हूँ। हेर्बिसाइड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि देखिए डीएसआर में ये जो वीड्स आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि देखिए नॉर्मल पैडी कल्टीवेशन के टाइम पे क्या होता था, राइस सीड्स जो है वो पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर रहने से वीड्स पूरा मर जाएगा, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा, केवल राइस की प्लांट जो है वो ऊपर उठेगा। पर डीएसआर में वीड आने का चांस ज्यादा है, इसलिए हर्बिसाइड्स लगाना जरूरी है। और आपको पता ही है आजकल हर्बिसाइड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड जो है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के लिए ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है, सीड रिक्वायरमेंट फॉर डीएसआर इज ऑल्सो हाई, 8 to 10 किलो पर एकड़। इसकी जो सीड रिक्वायरमेंट है, जितना सीड चाहिए वो भी ज्यादा है, वो 10 किलो पर एकड़ चाहिए, जबकि जो ट्रांसप्लांटिंग मेथड है उसके लिए 5 किलो पर एकड़ भी चलेगा। फर्दर लेसर लैंड लेवलिंग इज कंपलसरी। ठीक है, जो लेवल करते हैं लैंड को, ये कंपलसरी है डीएसआर में, ये भी ध्यान दीजिएगा। ट्रांसप्लांटिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सोइंग सीड्स नीड्स टू बी डन टाइमली सो दैट प्लांट्स हैव टू कम आउट प्रॉपर्ली बिफोर द मानसून रेट्स अराइव। देखिए बारिश मानसून सीजन आने से पहले ये काम पूरा खत्म करना भी होता है। अब हमारा स्टेटमेंट देख लीजिए। इन डीएसआर फ्लडिंग ऑफ फील्ड्स इज डन ड्यूरिंग सोइंग एंड केमिकल हेर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू किल वीड्स। ये गलत है दोस्तों। क्या है, फ्लडिंग ऑफ फील्ड्स करने की जरूरत नहीं है, एंड केमिकल हेर्बिसाइड्स तो यूज करना है, वो तो आपको मैंने बता दिया, पर फ्लडिंग ऑफ फील्ड्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीड रिक्वायरमेंट फॉर डीएसआर इज हाई, 8 to 10 किलो पर एकड़ कंपेयर टू 4 to 5 किलो पर एकड़, ये मैंने बता दिया आपको, सही है। लेसर लैंड लेवलिंग इज कंपलसरी, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अलग सा वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे इधर टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है, काफ़ी गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन भी आया था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिगार्डिंग। ये होता क्या है बेसिकली, देखिए दे आर इशूड बाई आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, दे आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, दे आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। देखिए दोस्तों, अगर आपको गोल्ड खरीदना है, आपको पता है अगर 10 साल पहले गोल्ड का रेट अगर देखोगे, अभी का रेट में कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ऐसे भी सोच रहे होंगे, अगर मैं 10 साल पहले थोड़े पैसे इकट्ठा करके गोल्ड खरीद लेता तो अब मैं
बहुत प्रॉफिट में होता। पर देखिए फिजिकल गोल्ड को मेंटेन करना भी तो मुश्किल है, कोई चोरी होना का भी डर है कि नहीं। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में होता क्या है, ये ग्राम्स में खरीदते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। आरबीआई के थ्रू जो बॉन्ड इश्यू करेंगे उसको हमें खरीदना है बेसिकली। तो मान लो मुझे 10 ग्राम चाहिए, तो 10 ग्राम का जो प्रिवेलिंग रेट है उस रेट आपको देना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करेगा, हमें बॉन्ड प्रोवाइड करेगा। बॉन्ड मतलब ये होगा कि आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है, ये केवल एक पेपर रहेगा, तो जब भी आपको बेचना है तो बेच भी सकते हो, ठीक है, तो सेम मिल जाएगा। तो बेसिकली इसका फायदा यह है फिजिकली गोल्ड आपको रखने की जरूरत नहीं है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2015, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2015 में पहली बार लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड एंड शिफ्ट ए पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक सेविंग्स इनटू फाइनेंशियल सेविंग्स। तो बेसिकली हमारा सेविंग भी बढ़ जाएगा, तो ये फिजिकल गोल्ड रखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग ए चांस टू गेन फ्रॉम द राइजिंग गोल्ड प्राइसेस, देखिए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लेने की सबसे अच्छा फायदा क्या है कि गोल्ड प्राइसेस जो है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। पिछले 10 साल का अगर देखोगे तो बहुत हाई परसेंटेज में ग्रो हुआ है गोल्ड प्राइसेस जो है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन द इन्वेस्टर गेट्स ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ऐसा नहीं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आप खरीद लिया तो आपको केवल जब आप बेचोगे तब का गोल्ड प्राइस ही मिलेगा। जब तक आपके पास वो बॉन्ड रहेगा तब तक आपको 2.5% पर एनम इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे आरबीआई, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नॉर्मली आप फिजिकल गोल्ड लेने से ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, फिजिकल गोल्ड आपको ऊपर से संभालना भी होगा, पर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लेने से आपको उतने पैसे का 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। और सेम ऐसा ही है कि गोल्ड जैसे हमारे हाथ में हो। हाँ, एक ही डिफरेंस है, फिजिकली आप गोल्ड पहन नहीं पाएगा, शो ऑफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे करते हैं। इसका टेन्यूर 8 साल का है विथ एक्सिट ऑप्शंस आर अवेलेबल फ्रॉम 5th ईयर, ठीक है। 5 साल के लिए तो कंपलसरी आपको रखना पड़ेगा। 5 साल के बाद 8 साल के बीच में आप कभी भी बेच भी सकते हो। मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट इज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है, मिनिमम आपको 1 ग्राम तो खरीदना ही होगा। आप देखिए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स के रिगार्डिंग अगर आपको अलग सा पीपीटी चाहिए, अलग से एक वीडियो चाहिए और ज़्यादा आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अलग सा पीपीटी बना दूंगा, ठीक है। देखिए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड आर डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, वेरी करेक्ट। मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट इज 1 ग्राम, वेरी करेक्ट। इन्वेस्टर गेन फ्रॉम द राइजिंग गोल्ड प्राइसेस एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एंड नो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज गिवन। देखिए दोस्तों, नो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखा है, ये गलत है दोस्तों। मैंने आपको बताया था 2.5% मिलता है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। वैसे ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ग्रामेटिकली प्रॉब्लम है, फिर भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दीबाजी में लिख रहा था, क्या लिखा है मैंने, इन्वेस्टर गेन फ्रॉम द राइज इन गोल्ड प्राइसेस एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। मेरा मतलब ये था केवल इन्वेस्टर गेन ही है, मतलब गोल्ड प्राइस की जो डिफरेंस है उसी का गेन मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। आपको चीज़ तो समझ में आ गया होगा, मतलब जब तक आपके पास ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है तब तक आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट से रिगार्डिंग एक न्यूज़ हर्षित सर ने कल के डेली न्यूज़ में शायद कवर किया था। बेसिकली उन्होंने ये बोला था मंगोलियन कंजूर के बारे में। देखिए मंगोलियन कंजूर बेसिकली एक बुथा टेक्स्ट है, इसका रीप्रिंटिंग नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स ने टेकअप किया है। इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था, पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नाम से आपको पता चल गया होगा इसका काम क्या है। ये फरवरी 2003 में लॉन्च किया था वैसे, और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंदर आता है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसका बेसिक मैंडेट ये है, डॉक्यूमेंटिंग, कंजर्विंग एंड डिसेमिनेटिंग नॉलेज प्रिजर्व्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको पता ही है, हाथ से लिखा हुआ रहता है, तो काफ़ी हिस्टोरिकल टेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स है बेसिकली। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में जितने नॉलेज है उसको डिसेमिनेट करना, मतलब लोगों तक पहुंचाना, जिसका इंटरेस्ट है हिस्ट्री के बारे में पढ़ना तो उन तक पहुंचाना, इसको कंजर्व करके रखना, ये सब इनका काम है, ठीक है। One of the objectives of the mission is to publish rare and unpublished manuscripts so that the knowledge enshrined in them is spread to researchers, scholars, general public। देखिए जो इंटरेस्टेड है और जो स्कॉलर्स है, जो रिसर्च करते हैं, उनके लिए यूजफुल है, राइट। अब देखिए डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट रिपोजिटरी फॉर ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। आप देखिए पूरे मैन्युस्क्रिप्ट्स में जितना इन्फॉर्मेशन है वो एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में भी कन्वर्ट करने का प्लान है इनका, तो ये भी इनका एक मैंडेट बनता है, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ध्यान दीजिएगा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए अंडर दिस स्कीम रीप्रिंटिंग ऑफ 108 वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर हैज बीन टेकन अप बाय द मिशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मंगोलियन कंजूर क्या है, द बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ
8 वॉल्यूम्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट इन मंगोलिया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट है मंगोलिया में। ठीक है, ये मंगोलियन कंजूर जो इसका रीप्रिंटिंग जो है अभी नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स ने टेकअप किया है। अब स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1 2 1 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, इंडिया इसराइल पैलेस्टीन रिलेशन के बारे में 3 स्टेटमेंट था। वैसे आपको पता ही है इसराइल पैलेस्टीन इशू काफ़ी भयानक चल रहा है, काफ़ी बेनिंग टॉपिक है। हमने एक वीडियो भी किया था बेसिक हिस्ट्री के बारे में जो इसराइल पैलेस्टीन के बीच में जो इश्यूज है। अब देखिए इंडिया स्टैंड ऑन इसराइल पैलेस्टीन इशू क्या क्या है। 1950 में इंडिया इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था, पर इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री है जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पैलेस्टीनियन के लिए काम करता है उनको भी रिकॉग्नाइज किया था इंडिया ने। इंडिया ऐसा फर्स्ट नॉन अरब कंट्री, जितने भी अरब कंट्रीज है जो आसपास में जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट वगैरह है वो तो एक्सेप्ट किया ही था पैलेस्टीन को, अभी भी करते हैं, पर इंडिया ऐसे फर्स्ट नॉन अरब कंट्री था जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया था। राइट, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन इन 1988। 1988 में ये न्यूज़ काफ़ी चला था, पैलेस्टीन एक अलग सा कंट्री डिक्लेयर कर रहा था, तब पैलेस्टीन का जो स्टेटहुड है उसको भी इंडिया ने सपोर्ट किया था 1988 में। 2040 में इंडिया फेवर्ड यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल रेजोल्यूशन टू प्रोब इसराइल्स ह्यूमन राइट वायलेशन इन गाजा। देखिए दोस्तों, 2014 तक इसराइल ने गाजा में काफ़ी अटैक किया था, तो ऐसा एक एलिगेशन आ रहा था इसराइल काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है गाजा स्ट्रिप में। तो इंडिया ने UNHRC ने जब एक रेजोल्यूशन पास किया, उधर एक प्रोब होना चाहिए, इसराइल ने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है नहीं, उसको सपोर्ट किया था, बेसिकली फेवर किया था। पर 2015 में जब इसका वोटिंग हुआ, इंडिया ने अब्सटेन रहा, मतलब वोट किया ही नहीं, ना सपोर्ट में या डिसेंट में। ठीक है, तो इंडिया वोट ही नहीं किया, इंडिया अब्सटेन रहा। तो ये सब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आता है, उसमें ज़्यादा घुसते नहीं है। हमारा क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है, इंडिया रिकॉग्नाइज इसराइल इन 1950, वेरी करेक्ट। इंडिया इज द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज PLO, वेरी करेक्ट। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, वेरी करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1 2 1 3। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। सैटरडे को एक क्वेश्चन पूछा था, इंडियाज फर्स्ट स्टैम्प्स केम इनटू सर्कुलेशन इन ए रिमोट हिस्टोरिक रीजन कॉल्ड। आंसर इज ऑप्शन ए सिंध इन मॉडर्न पाकिस्तान। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था। एक्सप्लेनेशन में से 3 एक्सप्लेनेशन मैंने चुना है, किरण पवार का, प्रंजाल पांडे एंड अजित को लेकर। पॉज करके पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स उन्होंने प्रोवाइड किया है। कंग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज रिलेटेड विद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, दैट इज 1939 to 1945। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर ऐसा है तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल के बारे में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एसोसिएशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।